Assalamu alaikum. This is Ghafran and welcome to Knowledge Pool. Today we will be solving English MCQs for entry test in numerous universities. ये English के MCQs जो हैं it is divided into 5 portions, जिसमें से पहले पोर्शन में हमें एरर स्पॉट करने हैं सेंटेंसेस में, हमें दूसरे इसमें सिनोनिम्स निकालने हैं जो कि मीनिंग्स के मतलब होता है इसका, फिर हमें अपोजिट निकालने हैं 15 से 20, फिर हमें अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग्स बताने हैं MCQs नंबर 21 to 25 एंड इन द लास्ट हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. MCQs नंबर 1 के अंदर हमें जो सेंटेंस दिया गया है, इट इज़ extremely important for an engineer to know to use a laptop. इसके अंदर बहुत ऑब्वियस हमारे पास एरर है जो कि डी के अंदर है. सिंस यहाँ पे इसका जो करेक्ट वर्जन होगा वो ये होगा कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर टू नो हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप. हम एक्सप्लिसिटली कहते हैं डी को तो नहीं कह सकते एरर, क्योंकि जो करेक्ट वर्जन है उसके अंदर भी टू नो आएगा, बट इसमें एक फ्रेज़ ऐड होगा कि जो कि मैंने बताया हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप, यानी कि इसमें एक हाउ का वर्ड यूज़ आना चाहिए. अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें जिसमें हम लोग इस तरीके से बात करें, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर टू यूज़ अ लैपटॉप, तो इसमें हम कह सकते हैं कि टू नो इज़ एन एरर हेयर. तो दोनों ही उसमें हम लोग डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. MCQs 2 के अंदर हम आते हैं. इट इज़ नेसेसरी दैट वन मेट विद अ जज बिफोर साइनिंग द फाइनल पेपर्स फॉर अ डिवोर्स. सिंस आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर है और इसमें एक वर्ड जो है जो कि आपके पास ऑप्शन ए है वो पास्ट टेंस के अंदर है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो गलत है. इसका जो करेक्ट वर्जन होगा वो ये होगा, इट इज़ नेसेसरी दैट वन मीट्स विद अ जज बिफोर साइनिंग द फाइनल पेपर्स फॉर अ डिवोर्स. यहाँ पे हम लोग मीट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास इससे पहले एक सिंगुलर वो है कि इट इज़ नेसेसरी दैट वन मीट्स विद अ जज. वन जो है कोई भी शख्स है कि वो जज से मुलाकात करे, तो जब हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारे पास जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन मीट्स. इन द अर्ली years of Republic, George Washington proposed the establishment of an university in the nation's capital. इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि कोई भी एरर नहीं है, बट इसमें हमारे पास एक ऐसा एरर है जो कि जिसमें बच्चों को बहुत मुश्किल होती है कि वो उसको फाइंड कर सकें. इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है. आप में से बहुत से बच्चे हैरान होंगे क्यों. इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ एन यूनिवर्सिटी नहीं आता, आ यूनिवर्सिटी आता है. सिंस अगर आपने बेसिक ग्रामर पढ़ी हो तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि कोई भी वोवेल अगर आएगा तो उससे पहले एन आएगा, और अगर कहते हैं वोवेल नहीं होगा तो हम लोग ए यूज़ करेंगे. बट यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग आगे लेवल में आते हैं तो हम लोग साउंड की बेसिस पर आते हैं. हाँ, जैसे ऑनेस्ट के अंदर हमारे पास आ ऑनेस्ट नहीं आता क्योंकि वो एच के साथ स्टार्ट हो रहा है. हम एन ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं क्योंकि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है जो कि उसकी वो किस लफ्ज़ से स्टार्ट हो रही है, ऑनेस्ट से स्टार्ट हो रही है. इसी से यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक आप कह सकते हैं कि इसके अंदर है तो वॉवेल, बट इसकी जो साउंड है जो क्या कहते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसके अंदर हम लोग आ यूनिवर्सिटी यूज़ नहीं करेंगे, आ यूनिवर्सिटी यूज़ करेंगे, एन यूनिवर्सिटी यूज़ नहीं करेंगे. मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ड्स ऑफ प्लांट्स आर रेज्ड एनुअल इन ग्रीन हाउस. यहाँ तक तो बात सही है कि
millions of dollars worth of plants are raised. बट जो डी पार्ट है इसमें आपके पास एनअली आना चाहिए कि वो हर साल करते हैं. एनुअल का मतलब होता है मतलब ईयर यानी कि सालाना. अब यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की, इसमें जो करेक्ट वर्जन होगा वो ये होगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्लांट्स आर रेज्ड एनुअली इन ग्रीन हाउस. वो सिर्फ एक साल रेज नहीं करते. अगर वो सिर्फ एक साल रेज करते होते तो यहाँ पे एनुअल का वर्ड यूज़ ना करते. वो यहाँ पे एनुअल का वर्ड इन अ डिफरेंट सेंस यूज़ करते, या फिर इस तरीके से यूज़ करते हैं कि इन पर्टिकुलर ईयर. यहाँ पे हमारे पास सेंस जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि वो हर साल कितने रेस करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एनुअली, और यहाँ पे हमारे पास जो रॉन्ग है वो एनुअल है, डी. Rubber can be made too elastic that it will stretch over 9 lines its normal length. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 9 लाइन्स नहीं आना चाहिए, 9 टाइम्स आना चाहिए. I enjoyed study geography at school and now I have enrolled at economics faculty. I अगर इसमें आप देखें, इसके अंदर लिखा गया I enjoyed study geography at school. अगर तो यहाँ पे एट स्कूल ना होता तो ये बात सही थी कि आई एंजॉयड स्टडी ज्योग्राफी, कि मैं भाई इंजॉय करता हूँ ज्योग्राफी पढ़ना. बट यहाँ पे एट स्कूल लिखा आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई एंजॉयड स्टडीइंग ज्योग्राफी एट स्कूल एंड नाउ आई हैव एनरोल्ड एट द इकोनॉमिक्स फैकल्टी. तो यहाँ पे हमारे पास बी के अंदर एरर है. शी स्टॉप्ड टू सी इफ शी कुड picked up the trail. जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सेंटेंस में could आ गया है, और could के बाद हमेशा आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. She stopped to see if she could pick up the trail. यहाँ पे picked नहीं आएगा, यहाँ पे pick आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी गलत है. I won't be able to go on holiday this year unless I'll get a part-time job. इसके अंदर हम लोग अगर देखें तो एज सच कोई एरर नहीं है. इसमें से बात कर रहा है कि आई वॉन्ट बी एबल, कि मैं हॉलीडे पे नहीं जा पाऊंगा इस साल अनलेस आई विल गेट अ पार्ट टाइम जॉब. अगर उसको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है देन ही विल गो टू द हॉलीडे. MCQs 9 की बात करें तो माई फ्रेंड टेल द केमिस्ट्री एग्ज़ाम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट आई एम नॉट वरीड. देखें जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच का है, और इसमें आना चाहिए एटलीस्ट माई फ्रेंड टेल डैट या माई फ्रेंड टोल्ड डैट. क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वो कोई फर्स्ट पर्सन बात नहीं कर रहा होता, वो कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहा होता है. तो वहाँ पे हमेशा माय फ्रेंड टोल्ड, क्योंकि फर्स्ट पर्सन पहले वो बात कर चुका होता है, तो इस यहाँ पे पास्ट टेंस आते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ए गलत है ऑप्शन. इसका जो करेक्ट वर्जन होगा वो ये होगा कि माय फ्रेंड टोल्ड मी डैट द केमिस्ट्री एग्ज़ाम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट आई एम नॉट वरीड. केमिस्ट्री एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट मुझे कोई परेशानी नहीं है. आई एम नॉट वरीड यानी कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ या मुझे टेंशन नहीं है एग्ज़ाम की. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई लुक अप एंड सॉ दैट इट वाज गेटिंग डार्क. इसके अंदर आएगा कि आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सेंटेंस किस टेंस में चल रहा है, ये पास्ट टेंस के अंदर चल रहा है. तो फिर हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसके अंदर देखेंगे तो वो इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, जबकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी चाहिए थी. तो इसका करेक्ट वर्जन होगा कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, एंड सॉ दैट इट वाज गेटिंग डार्क. नाउ अब हमें सिनोनिम्स बताने हैं, दैट इज मीनिंग्स. फ्लोटसम. फ्लोटसम वो चीज़ होती है जो कि शिप
का या मरीन का जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वार के अंदर किसी भी वजह से, और उनका जो रैकेज होता है, जो उनका आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट ओवर होता है, वो आपके सी शोर्स के ऊपर आके रुक जाए, उसको हम कहते हैं फ्लोट सैंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है डेट इज़ करेक्ट कि रैकेज होगा। एमिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहर निकाल देना। अब इसके अंदर जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो डिस्चार्ज का है। आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल में देखा होगा, सुना होगा कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, यानी कि पेशेंट इज़ नाउ आप कह सकते हैं कि अलाउड टू गो आउटसाइड द हॉस्पिटल, कि भाई अब उसको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, ही कैन बी डिस्चार्ज। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब जैसे आप सबको पता है कि कंप्लेन करना, शिकायत करना। इसमें पार्ट बी जो ग्रम्बलिंग का है, ग्रम्बलिंग का मतलब होता है कि बहुत गुस्से की हालत में कंप्लेन करना, उसको हम ग्रम्बलिंग कहते हैं। लुमिनस का मतलब होता है कोई भी चमकती हुई चीज़ जो लाइट हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास पार्ट डी जो है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं इस लुमिनस को कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है मीन इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोइंग जो है डेट इज़ करेक्ट ऑप्शन। हरिकेन, हरिकेन जो है इट इज़ अ स्टॉर्म जिसको हम अक्सर लोग टॉर्नेडो कहते हैं, जबकि हरिकेन और टॉर्नेडो में बहुत फ़र्क है। हरिकेन ज़्यादातर कहते हैं पानी के साथ होता है, और टॉर्नेडो जो होता है वो सिर्फ एयर के ऊपर होता है और वो लैंड के ऊपर बनता है, जबकि हरिकेन वाटर बॉडीज़ के अंदर बनता है। इम्प्यूडेंट, यहाँ पर मैं ऑटोनम्स बताना है, इट इज़ अपोजिट। तो इम्प्यूडेंट का मतलब जो होता है वो बदतमीज़ के मायने में आता है। तो इसमें जो करेक्ट अपोजिट होगा वो होगा पोलाइट, कि भाई आप पोलाइट हैं, बदतमीज़ नहीं हैं। ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस का मतलब होता है कि आप बहुत फर्माबरदार हों। अब स्लेविश जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्लेव के मायने में, ग़ुलाम के मायने में, ग़ुलाम कहते हैं अगर अब देखा जाए तो वो अपने मालिक का फर्माबरदार होता है। ऑब्लाइज भी इन्हीं मायने में आता है, फर्माबरदारी के मायने में, या आप कह सकते हैं कि कोई किसी के एहसान तले दबा हुआ है। इसमें जो सबसे क्लोजेस्ट ऑटोनम है वो मिसबिलीफ है। ऑब्नोशियस, आपने बहुत सी मूवीज़ में सुना होगा कि जब कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा होता है या इरिटेट होता है तो वो उसको ऑब्नोशियस के मायनों में लेता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्नोशियस का जो अपोजिट होता है इट इज़ डिलाइटफुल, कि आप किसी भी शख्स को देख के बहुत खुश हों या आप किसी भी शख्स से बहुत खुश हैं। इंडिजेंस, इंडिजेंस गुर्बत के मायने में आता है। स्लम्स वारा जो होते हैं, इसका जो अपोजिट होगा वो वेल्दी, यानी कि एक अमीर जिसके पास पैसा बहुत हो, जिसके पास खुशियाँ बहुत हो। वेल्दी सिर्फ पैसे से ये आप नहीं मेजर करते। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है कि जो शख्स बहुत केयरफुल हो। तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट अपोजिट है वो केयर फ्री है, या केयरलेस भी अगर यहाँ पे आए तो उसको सर्कल करना भी गलत नहीं होगा। हमारे पास अब नया पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें मीनिंग्स हमें बताने हैं अंडरलाइन वर्ड्स के। अब इसमें हम लोग लिटरल मीनिंग्स नहीं बताते, इसमें हम सेंटेंस के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम मीनिंग बताते हैं। When department store have an oversupply of goods, they frequently cut prices to encourage sales. अब इसका यहाँ पे कट प्राइसेस का मतलब है कि जब इसमें अगर हम लोग इसकी तशरीह कर रहे हैं या इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें इस सेंटेंस को, तो इसमें ये कि अगर जब भी कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में आती है तो वो उसके ऊपर एक प्राइस
कहते हैं प्रमोशन लगा देता है या प्राइस कम कर देता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें कट प्राइसेस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे कट का मतलब है कि रिड्यूस कर देता है प्राइसेस को, ताकि लोग इनकरेज हों कि वो बाय करें और उसकी सेल इंक्रीज हो। Evolution has hardly changed the horseshoe crab over millions of years. इसके अंदर हार्डली का मतलब है कि बहुत मुश्किल से इसने कोई चेंज किया है, बहुत कम चेंज किया है। स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब है बहुत कम, बहुत आप कह सकते हैं कि कम मिकदार, या बहुत आप इसको उर्दू में किस तरीके से कहेंगे कि क़िल्लत के मायने में अगर हम लें, बहुत ही कम। तो इधर जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग बनता है वो स्कार्सली बनता है। Density of weave is an important element in determining the qualities of fabric. अब यहाँ पे हम फैब्रिक की क्वालिटी को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से क्वालिटी को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं कि कौन सा फैब्रिक किस क्वालिटी का है। अब हमने कहा कि डेंसिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फैब्रिक की क्वालिटी निकालने के लिए। आपने बहुत से ऐसा सुना होगा 70, 90 की लॉन एंड इस तरह से नंबर्स हैं, तो वो डेंसिटी को ही बता रहे होते हैं कि कितने आपके पास थ्रेड्स हैं पर इंच। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही है, जिसमें इवेलुएटिंग की बात कर रहा है। People fishing on a lake must wait calmly so as not to scare the fish away. यहाँ पे calmly का मतलब है peacefully। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि हमें calmly peacefully वेट करना पड़ता है people को जो फिशिंग कर रहे हैं। He has a distaste for mystery movies. Distaste का मतलब होता है कि उसको पसंद नहीं है, यानी कि पार्ट ए जो कि डिसलाइक है कि वो उसको पसंद नहीं है मिस्ट्री मूवीज़। डिफरेंट जेनियर की मूवीज़ वो पसंद करता है, ना कि मिस्ट्री मूवीज़ को। मैकेनिक्स यूज़ कॉटन टू क्लीन पार्ट्स। अब यहाँ पे है कॉटन वेस्ट ए में भी है, वेस्ट बी में भी है। इन दोनों वेस्ट में फ़र्क है। वेस्ट जो ए में है उसका मतलब है कि जो कॉटन बचता है, जो कि वेस्ट हो जाता है, मैकेनिक्स वो यूज़ कर लेते हैं अपने पार्ट्स को क्लीन करने के लिए। जबकि जो बी में वेस्ट है वो हमारी, जो आपने देखा होगा जब दर्जी के आप जाते हैं तो कमर नापते हैं, उसको हम वेस्ट कहते हैं, जो कि पैंट की कहते हैं वेस्ट होती है कि आपकी वेस्ट 34 है, 28 है, वॉट एवर। जो सी में वास्ट है, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, और डी में जो वेट है वो जो आपको पता है कि वज़न के मायने में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, हैज़ के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए है, दैट इज़ लर्नड। तो यहाँ पे आएगा ही हैज़ नॉट येट लर्नड टू रिलाई ऑन हिमसेल्फ। The research is so dash that it leaves no part of the issue unexamined. A comprehensive, इसमें comprehensive का मतलब होता है कि बहुत वसी, यानी कि वो रिसर्च इतनी वसी है कि उसने कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ा अपने रिसर्च के अंदर। He went away dash I could do anything to help him. इसका मतलब है कि he went away before I could do anything to help him, कि मैं उससे पहले कुछ कर सकता, वो पहले चला गया था। The job cannot be done dash everyone cooperates unless, जब तक कोई सब लोग कॉपरेट नहीं करेंगे ये जॉब नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये MCQ समझ आए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन MCQ से। नॉलेज पूल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप आगे भी देखें, और आपका कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।